नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ देहरादून से, जहां आईएफएस के लिए लगातार दबिश दे रही है, लगातार बड़ी कार्रवाई चल रही है और इसके लिए निलंबित आईएफएस हैं किशन चंद, जिनकी तलाश लगातार जारी है। विजिलेंस की टीम मेरठ में भी दबिश दे रही है उनके लिए। तो वहीं मलियाना, आस्था अस्पताल और श्याम अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं किशन चंद, जिनकी तलाश हो रही है। विजिलेंस टीम ने किशन चंद के भाई जितेंद्र से पूछताछ भी की है इस सिलसिले में। तो देखिए किस तरीके से लगातार दबिश दी जा रही है आईएफएस किशन चंद की तलाश के लिए, और वो गिरफ्त से फिलहाल बाहर हैं और उनसे पूछताछ करनी है। और इसी के चलते उनके भाई जितेंद्र से भी देखिए पूछताछ की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से निलंबित आईएफएस किशन चंद के लिए दबिश दी जा रही है, भाई से भी पूछताछ की गई है, कुछ पता लग पाया विजिलेंस टीम को? जी देखिए, किशन चंद पर वित्तीय अनियमितताओं के, पद पर रहते हुए सरकारी पैसे के गबन के, अवैध रूप से पेड़ कटान इत्यादि के गंभीर आरोप है और विजिलेंस द्वारा उनकी जांच चल रही थी। विजिलेंस को पर्याप्त सबूत मिले उनकी गिरफ्तारी के। कुछ दिनों पूर्व वो साधु का चोला पहनकर संत बनने की भी कोशिश में थे, जैसा कि हमने देखा था। अब विजिलेंस की टीम ने कल से उनकी तलाश शुरू कर दी है और अलग अलग स्थानों पर उनकी तलाश की जा रही है। किशन चंद का मेरठ में एक आवास बताया जाता है, वहां पे उनके भाई से भी पूछताछ हुई है और लगातार विजिलेंस की टीमें उनकी तलाश में दबिश कर रही हैं। बिल्कुल। और देखिए सुदीप, उनके भाई से भी पूछताछ की गई है, जितेंद्र से भी, और किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है? जी, अभी तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें किशन चंद के भाई हैं जिनसे पूछताछ हुई है और उनके सहयोगियों के भी बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किनके संपर्क में अधिक रहते थे या किनके माध्यम से किशन चंद का पता लग सकता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी विजिलेंस जुटा रही है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की। इस पूरे मामले में देखिए एसआईटी जांच कर रही है और नार्को टेस्ट होगा आरोपियों का। और इसके लिए जो आरोपी है अंकित, उसने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। हत्याकांड के मामले में शामिल 2 सह आरोपियों ने पहले ही नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। अब गौरतलब है कि उत्तराखंड के जो बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसकी जांच लगातार एसआईटी कर रही है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है इस पूरे मामले में कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं, जिनमें पुलकित आर्या और दूसरे आरोपी सौरभ, उन्होंने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। जबकि जो तीसरा आरोपी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अंकित, उसने 10 दिन का समय मांगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में 22 दिसंबर को केस की सुनवाई होगी। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसआईटी के हाथ आज भी उस वीआईपी गेस्ट से दूर है, जिसका बार बार देखिए जिक्र हो रहा है और इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एसआईटी पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके नाम को उजागर करने के लिए एसआईटी पर ज्यादातर दबाव बनता जा रहा है। और इसी सिलसिले में लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप भी बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से बहुचर्चित ये पूरे मामले में अब जो आरोपी है अंकित, उसने 10 दिन का समय मांगा है, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो राजी हो गए हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, साथ ही साथ नार्को टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अंकिता हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव था और अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था पुलकित व इनके साथियों के द्वारा, वो आखिर कौन है? इन सब विषयों को लेकर समस्या राज्य सरकार के सामने उस वक्त पैदा हुई जब राज्य सरकार ने सदन में बीते दिनों ये जवाब दिया, वित्त मंत्री के द्वारा, जो संसदीय कार्य मंत्री भी, कि कोई वीआईपी नहीं था, वीआईपी रूम को वीआईपी कहा जाता है। इसके बाद से धरने प्रदर्शन आज शुरू हुए, तो पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए नार्को और पॉली कराने का निर्णय लिया। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने में एक नियम ये भी है कि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी सहमति जरूरी है। तो कल 2 आरोपी जो इस पूरे मुकदमे में मुलजिम, यूं तो 3 है, 2 ने सहमति दे दी है, जबकि एक ने 10 दिन का वक्त मांगा है। लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तिथि जो मुकर्रर की गई है 22 तारीख, उस दिन स्थिति साफ होगी कि आखिर किस दिशा में अब ये जांच आगे बढ़ेगी और कोर्ट का अगला निर्णय क्या है।
देखिए सुदीप, इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और जिस तरीके से हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं उस वीआईपी गेस्ट का कि आखिर उसका नाम क्या था, तो क्या कितनी हद तक कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए क्या वो नाम सामने आ सकता है जिसकी तलाश लगातार एसआईटी को भी है और सभी इसके चलते एसआईटी पर दबाव भी है? जी बिल्कुल, देखिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट ये साइंटिफिक एविडेंसेस के रूप में मदद करते हैं पुलिस की किसी भी जांच में जी। और तकनीकी तौर पे इन्हें मान्यता भी है। पूर्व में भी हमने देखा है कई मामलों में ये टेस्ट हुए हैं और अनुमति मिली है। तो आखिरी उम्मीद यही है कि इन टेस्ट के जरिए पता लगा जा सके, क्योंकि इसमें ब्रेन मैपिंग होती है, कि इन टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सके कि आखिर वो लोग कौन है जो वीआईपी के तौर पे आने थे, या कोई एक व्यक्ति विशेष है जिसके लिए अंकिता पर दबाव था, मना करने पर उसकी हत्या की गई। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में अब जांच आगे कैसे बढ़ती है, किस तरीके से उन नामों का खुलासा होता है, ये देखना होगा। सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष राजनीति कर रहा है, और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी नसीहत दी है विपक्ष को कि वो इस पूरे मामले में राजनीति ना करे। दरअसल सिडकुल के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जब पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विपक्ष को ये नसीहत दी है कि वो राजनीति ना करें इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इसके लिए सभी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया था तो हमारे राजनीतिक मित्रों ने किस प्रकार का इसके खिलाफ एक प्रचार पूरे देश के अंदर किया, लेकिन इस देश के नौजवान उस भटकाव में नहीं आए। आज लगातार उसकी भर्ती चल रही है, और जहां पूरे देश में इसका विरोध हुआ, उत्तराखंड में ना के बराबर हुआ, क्योंकि ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा ये छोटा सा राज्य करता है। मुझे और अब बात करते हैं बड़ी बैठक की, जिस बैठक में 2024 की रणनीति पर मंथन किया गया है। साथ ही साथ G20 सम्मेलन होना है, 56 जगहों पर होना है, और उनमें से 2 कार्यक्रम उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में भी होंगे। और इसी के चलते देखिए उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में दिल्ली में उत्तराखंड के जो सभी सांसद हैं उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई, और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर यह बैठक हुई। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल सहित सभी सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में देखिए G20 के 2 आयोजनों की राज्य को मिली जिम्मेदारी पर चर्चा की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव इसका मुद्दा रहा है, और इसी के साथ बैठक में आगे की कार्य समिति और अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में धर्म व अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में अपनी एक पहचान, क्योंकि अब ऋषिकेश बना चुका है, और इसी के चलते अब G20 देशों की मेजबानी के साथ एक बार फिर विश्व के नक्शे में ये चमकेगा। जी हां, ग्रुप ऑफ 20 देशों के जो 2 आयोजनों हैं उनकी मेजबानी उत्तराखंड को भी मिली है, और 1 दिसंबर से भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। और इसी के अंतर्गत 18वीं शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में ये होगा, और इस सम्मेलन में देश भर के करीब 56 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित रहेंगे, जिसमें से ऋषिकेश भी है। और इसी की पूरी प्लानिंग के लिए व्यवस्थाएं किस तरीके से हों उसको लेकर खास तौर से ये बैठक रही है, और बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर नैनीताल जिले से है, जहां पर एक नाला लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। बलिया नाले के नए साल के साथ ही नई सुबह होने की उम्मीद अब लोगों में जगी है। करीब 150 साल से दरक रहे इस बलिया नाले के ट्रीटमेंट के लिए शासन की ओर से 192 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्य सचिव ने इसका पूर्ण उपचार 2 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार खिसक रही इस पहाड़ी की ट्रीटमेंट पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन का इतिहास लगभग आपको अगर बताएं तो 155 साल पुराना है। बीते वर्षों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नैनीताल शहर सहित नैनी झील के लिए ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
नैनीताल की जड़ पर स्थित इसी पहाड़ी की तलहटी से होकर नैनी झील का अतिरिक्त पानी ज्योलिकोट की ओर जाता है। एक इंटीग्रेटेड, एक हर दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है। ये जो डीपीआर हमने बनवाई है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सिविल इंटरवेंशन, सिविल स्ट्रक्चर भी हमारा रहेगा, हमारा नेलिंग भी रहेगा, जिसमें कि अंदर तक रॉक जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक हम नेल डाल के पूरे सॉइल सिस्टम को, पूरी मिट्टी को हम उस रॉक से बाइंड करेंगे। बहुत सारे नेल रहेंगे, कुछ हम पाइलिंग लेके जा रहे हैं, कुछ हमारा जो अंदर, चूँकि मिट्टी जब आता है, स्लाइड होते हैं, तो कारण क्या है, जो पानी के कारण जो लोड बढ़ता है, अगर अंदर कहीं पानी कहीं रिसाव है, लोड बढ़ता है तो पूरा मिट्टी का नीचे आ जाता है। तो हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए इस नाले से लोगों को किस तरीके से राहत मिल सकती है? नए साल के साथ नई उम्मीदें भी हैं, क्या कुछ कार्य योजना रहेगी इस दौरान, क्या अपडेट? देखिए, ये जो बलिया नाला है, इस नाले की वजह से पूरा नैनीताल शहर पर खतरा बना हुआ है जी। और लगातार भूस्खलन हो रहा है, कई मकान इसकी जद में आ चुके हैं और इसके भूदशाओं का क्षेत्र बढ़ रहा है, जो अब राजभवन तक पहुंच रहा है। लगातार शिकायतों के बाद शासन ने करीब 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और इस 200 करोड़ रुपए से इसका ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट में कई विदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल होगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से भूदशाव की स्थिति न बने। क्योंकि नैनीताल एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही साथ एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण यूनिट है, वहाँ पे राजभवन है, हाई कोर्ट है। तो सरकार ये चाहती है कि ये ट्रीटमेंट से स्थानीय लोगों को भी लाभ हो और जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है उस समय से दुरुस्त की जा सके। बिल्कुल, देखिए सुदीप, विदेशी तकनीकों का भी अगर सहारा लिया जाएगा तो नए साल के साथ उम्मीदें तो हैं, लेकिन क्या उसके लिए कोई टारगेट तय किया गया है कि कितने समय में इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए, जिसकी मंजूरी आने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने जब इसकी मंजूरी दे दी, अब इसके बाद इसमें टेंडर की प्रक्रिया कॉल की जाएगी, इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल बिडों को देखा जाएगा और उस आधार पर कंपनी को काम दिया जाएगा। सरकार इसे तय समय में पूरा कराना चाहती है, जिसके लिए प्रयास जारी है। बिल्कुल, ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं। इस सब पूरे मामले में अब किस तरीके से आगे जांच होती है, आरोपियों को सजा होती है, देखना होगा। आपको विस्तार से बताते हैं, रुड़की में गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का एक निजी हॉस्पिटल में नर्स ने डॉक्टर और एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इस दौरान नर्स ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा भी किया। हॉस्पिटल में हंगामा होते देख अस्पताल के बाहर भारी भीड़ भी लग गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बमुश्किल किसी तरीके से पूरा मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि यूपी मुजफ्फरनगर निवासी एक युवती करीब 3 माह पहले ही रुड़की के रामनगर क्षेत्र में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी के लिए आई थी, जहां सोमवार को नर्स ने निजी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। तो नर्स का यह आरोप है कि डॉक्टर आए दिन उसे परेशान करता है। युवती ने आरोप यह भी लगाया है कि एक दिन कार में अस्पताल छोड़ने के बहाने से उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। इसके अलावा आए दिन उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। तो वहीं नर्स ने अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं। तो गंग नहर कोतवाली पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और छानबीन के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे, कभी उन अपने कैबिन में बुलाना, कभी अजीब अजीब से सवाल। तो फिर मैंने इनसे क्या है कि अपनी नाइट शिफ्ट करा ली थी, मैं नाइट में जॉब करने लगी थी। फिर तो अभी कुछ टाइम 2-3 दिन पहले वो आए, वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहने लगे कि चलो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल। और अब बात करते हैं अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज की, जहां पर इस कदर अव्यवस्थाएं हैं कि हॉस्पिटल में जो अस्पताल है वहां पर जनरेटर तक की सुविधा नहीं दी गई है। 500 करोड़ की लागत से बने इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं इस कदर हैं कि मेडिकल कॉलेज के जनरेटर में डीजल तक नहीं है।
इस बात का खुलासा तब हुआ है जब अस्पताल में पहुंचे मरीजों और उनके तीमारदारों ने ये बताया है कि सुबह जब वे पर्ची काउंटर में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं बनाई गई। अस्पताल के कर्मचारियों से इस पूरे संबंध में पूछताछ भी की गई। उन्होंने जनरेटर में डीजल नहीं होने की बात स्वीकारी है। बाद में मरीजों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में डीजल की व्यवस्थाएं की गई, जिसके बाद विद्युत व्यवस्था सुचारू हुई और पर्ची बनाई गई, जिससे दूर दराज से क्षेत्रों से आए मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और यही नहीं, सरकार के निर्देश के बाद भी मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। तो वही इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा ने बताया है कि बेस अस्पताल में बिजली नहीं होने पर जनरेटर से व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन इस बार क्या समस्या हुई है उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर सपोज अगर लाइट नहीं होती है तो हमारा जनरेटर चलता है। इस तरह की क्या प्रॉब्लम हुई ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर ऐसे डीजल की कमी तो नहीं रहती है, हमेशा हमारे पास में रहता है। अब ओपीडी में क्या दिक्कत हुई इसके बारे में अभी मैं पता करूँगा। अगर करीब 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं और मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ आई हूँ और हम यहाँ पे जल्दी आ गए कि हमको यहाँ पे जल्दी हम लोग पर्चा लगा लें और ताकि हमारा फटाफट काम हो सके तो हम वापस लौट जाएं, क्योंकि 2-2:30 बजे हमारी गाड़ी वापस जाती है। तो यहाँ पे हम जब आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिला यहाँ लाइट नहीं है, हमारा पर्चा नहीं कटा। उन्होंने बोला कि आप एमरजेंसी में जाओ, एमरजेंसी में पर्चा काट के आप दिखा लो। सोमेश्वर से आए हैं, यहाँ 1-1.5 घंटा तो हो गया वैसे ही, और कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। अरे लाइट नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ये। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर डीएम ने बैठक की है और इस बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कि किस तरीके से होनी चाहिए। जहां जिला दिव्यांग पुनर्वास प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा भी की है उन्होंने, जहां डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और समीक्षा के दौरान डीएम ने डीडीआरसी के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। तो वहीं समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर भी जिलाधिकारी ने कहा है कि कार्यों में प्रगति लाने के उपरांत ही प्रस्तावों को प्रस्तुत करें। और इसी बीच सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी, तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गाँवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आपने वहाँ पुष्प अर्पित भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जाबाज वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहाँ पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है। वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता।
और अब बात करते हैं विजय दिवस की, जहां 16 दिसंबर क्योंकि नजदीक है और इसको लेकर तैयारियां जो हैं जोर शोर पर चल रही हैं। विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है। सैनिक कल्याण विभाग ने लगभग तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। जहां 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया है इस मौके पर कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रित किया गया है और उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज़ हैं और वॉर विडोज़ हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।